अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड भी मोहतरम फकर में खुश आमदीद। जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टॉप टियर लीडरशिप से बराह रास्त नाश्ते की मेज़ पर मुलाकातें करने वाले, नाश्ते की मेज़ के ऊपर अखबारात सामने रखकर उसकी खबरें सुनाने वाले और उन खबरों के ऊपर अपने तज्जिए पेश करने वाली अहम तरीन शख्सियत ने जनाब एक इंकशाफ और एक एतराफ़ करके ना सिर्फ हैरान कर दिया है बल्कि ये बताया है कि जनाब लंदन में जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसा कौन सा हकीकी मानों में मुतालबा पेश किया गया है जो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। और वो मुतालबे की इसी शख्सियत ने जो नाश्ते की मेज पर अखबार पढ़ के सुनाता है वड्डे मियां साहब नू, उसने उस मुतालबे की भी रूनुमाई कर दी है। क्यों और कैसे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि जनाब वो इतराफ जो इस शख्सियत की तरफ से किया गया है वो इतराफ क्या है और उस इंकशाफ की वैल्यू क्या है। और हकीकत में मुस्लिम लीग नून की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के सामने जो मुतालबा रखा गया है वो मुतालबा क्या है, सारी सूरत पर आपके साथ बात करूंगा और कोशिश करेंगे कि इन तमाम सवालात के जवाब इन इंकशाफात की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश कर सके। और ये शख्सियत जिसने इंकशाफ किए हैं इसके हवाले से भी आपके साथ थोड़ी सी और गुफ्तगू करूंगा, लेकिन उससे पहले गुफ्तगू करना जरूरी है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की, क्योंकि उनको आखिरकार आज अडयाला जेल से रहा कर दिया गया। लेकिन रिहाई के फौरी बाद अडयाला जेल के बाहर पुलिस जो है वो खिड़की लगा के बैठी हुई थी और जैसे ही शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर निकलते हैं वो उस खिड़की में फंस जाते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन ये मामला यहां पर इतनी सिंपलिसिटी के साथ खत्म नहीं होता, क्योंकि यहीं से वो सारे का सारा सिनेरियो शुरू होता है जो बुनियादी तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं है बल्कि उनका एजेंडा एक बयानिया, एक माहौल ऐसा क्रिएट करना है जिसके नतीजे में एक और 9 मई वकूअ पजीर हो सके। और अगर आज आप शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी, रिहाई का सारा सिनेरियो जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, अगर आप उसको एक मरतबा फिर दोबारा देखें तो आपके सामने सारा सीन क्रिएट हो जाएगा। एक वीडियो है जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो सीन है जब अडयाला जेल से जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर निकलते हैं, उनके हाथ में रिहाई का ऑर्डर है और वो जेल की प्रीमिसेस में खड़े होकर अपनी साहबजादी मेहर बानो कुरैशी को इस बात की हिदायत करते हैं, मीडिया को बुलाओ, मीडिया को बुलाओ। मीडिया आ गया है, ये उनसे सवालों जवाब होते हैं और जैसे ही मीडिया आता है शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी तकरीर का आगाज करते हैं और तकरीर का आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर बताते हैं। वो जो सामने पुलिस अफसर उनको गिरफ्तार करने आते हैं उनके जो सीने के ऊपर लगे उनके नामों की प्लेट्स हैं वो पढ़ते हैं, उनको मुखातब करते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब मैं आपको लेकर चलूंगा क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं। और पुलिस एहलकार उनको कहते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से जारी किया गया था उस ऑर्डर की तामील हो चुकी है। ऑर्डर के तहत आपको साइफर केस से जो इल्जामात हैं उसके ऊपर आपको जमानत दी जा चुकी है, लेकिन आपके ऊपर और भी मुकदमात हैं और 2 मजीद मुकदमात में आपकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। और उसमें से सबसे अहम गिरफ्तारी 9 मई के वाकयात में 2 मुकदमात में डाली गई है, लिहाजा आपको गिरफ्तार करना जरूरी है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी बातों को सुनने के बजाय एक सीन को क्रिएट करते हैं और उस सीन के नतीजे में पुलिस को आगे बढ़ के उनको खींच के जो है वो बाहर निकालना पड़ता है। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब जब बख्तरबंद गाड़ी के अंदर सवार होने लगते हैं तब भी वो बख्तरबंद गाड़ी के जीने के ऊपर चढ़कर खड़े होते हैं और फिर मीडिया को मुखातब करते हैं और ये कहते हैं कि देखें पाकिस्तान के अंदर एक आइन पसंद शहरी के साथ, एक जमहूरियत पसंद शहरी के साथ, एक ऐसा शहरी जिसने पाकिस्तान की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर रखा है, उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। और ये बयानिया यकीनी तौर पर आज शाम तक मुकम्मल तौर पर बिकेगा। ये चूरन शाह महमूद कुरैशी साहब का भरपूर तरीके से बिकेगा, ये जानते हुए भी कि कानून में अगर इस बात की गुंजाइश है कि जमानत पर किसी भी मुल्जिम को रिहाई दी जा सके तो कानून में इस बात की भी गुंजाइश मौजूद है कि रिहाई सिर्फ उसी मुकदमे में होती है जिस मुकदमे में जमानत दी जाए, बाकी मुकदमात अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। यह मुमकिन नहीं कि किसी भी मुल्जिम को तब एक जो ऑर्डर है जमानत
खयानत का वो तमाम तर मुकदमात पर अप्लाई किया जा सके। ये जो इतने पै दर पै मुकदमात दर्ज होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि जनाब ये एजेंडे को सेट करना होता है कि जनाब इस बंदे नूं असी बाहर नहीं आने देना, और फिर जब रियासत की तरफ से इस तरह के इकदाम किए जा रहे हों तो ये भी इस बात की तरफ इशारा होता है कि जनाब गेम इज नॉट येट ओवर, अभी इस खेल के अंदर और भी बहुत सारे पैचो खम आना बाकी हैं। और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि अभी पैचो खम आना बाकी हैं, तो ये आज के दिन इस हवाले से भी इंपॉर्टेंस का हामिल है कि इमरान खान साहब की तरफ से पेश की जाने वाली 2 दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ समाअत होनी है बल्कि उसके ऊपर को मुमकिन तौर पर कुछ ऑर्डर्स भी पास हो सकते हैं। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद इस हवाले में कुछ पेशरफ्त हो सके, क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो दरखास्तें हैं इनके ऊपर नंबर लग चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी बेंच इसके लिए बेंच की तश्कील नहीं हो पाई। देखें ये कब तक होता है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि पाकिस्तान के सियासत के अंदर आने वाले दिनों में अभी मजीद हंगामे होना बाकी हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब की ये जो गिरफ्तारी है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब अभी सूरत हाल काबू में नहीं। और अगर आप गौर करें तो ये सूरत हाल अभी किसी के लिए भी काबू में नहीं है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में की जो पकड़ धकड़ है या उनके लिए जो अरसा हयात है उसको तंग किया जा रहा है वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए भी ये सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि बिलावल साहब ने एक तवील अरसे के बाद यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप ने मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत, और आज उनका यौम शहादत भी अफसोस का दिन है यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए, और मुझे वो दिन आज बहुत अच्छे तरीके से याद आता है। इसका जिक्र आ गया तो 27 दिसंबर का वो दिन था और मैं उस वक्त प्रेस क्लब के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, सेक्रेटरी का मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करना था, और हम प्रेस क्लब से निकले तो मुहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब लियाकत बाग जलसे में की शिरकत के लिए पहुंची थी, और हम अपनी कैंपेन के लिए जंग गए। जंग से जैसे ही हम दी न्यूज़ पहुंचे, और उस वक्त दी न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर थे सैयद माहिद अली साहब। माहिद अली साहब के कैबिन के अंदर जाते हैं उनके क्यूबिकल में, तो वहां पर ये पहला टिकर मैंने देखा टीवी के ऊपर चलते हुए कि जनाब फायरिंग की इतलात आई हैं मुहतरमा बेनजीर भुट्टो पर, और फिर तमाम के तमाम लोग वहीं पर बैठ गए और माहिद अली ने फौरन सब गुफ्तगू खत्म करे, उसने टेलीफोन घुमाना शुरू कर दिया। हर एक बंदा यकीनी तौर पर जो जर्नलिस्ट है वो जरा हैरान हो जाता है, तो हकीकत मालूम करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही ये पता चलता है कि मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शदीद जख्मी हुए हैं तो फिर उस कैंपेन को वहीं पर मौकूफ करके हम प्रेस क्लब पहुंचते हैं, और प्रेस क्लब पहुंचने के बाद इस बात की खबर मिलती है कि जनाब मुहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो चुकी हैं। तो मेरी जो पहली मुलाकात प्रेस क्लब की प्रीमिसेस में होती है वो अपने गौहर भट्ट साहब के साथ होती है, सियासतों वाले गौहर भट्ट साहब। और गौहर भट्ट साहब गले लगकर जो हैं वो धाड़े मार मार के रोते हैं, वो भी अंदर से बड़ा भरपूर किस्म का जाला है, बहुत जबरदस्त किस्म का। भुट्टो का आशिक है, बेनजीर भुट्टो साहिबा का बहुत जो है उनको पसंद करता है, उनकी सियासत को पसंद करता है, और हमारा भी चूंकि जो पसंद है वो यकीन पर पीपल्स पार्टी रही है, और मुहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ चूंकि मेरी भी बेशुमार मुलाकातें नहीं हैं, लिहाजा वो एक जो है ना एक वो जिसे हम कह सकते हैं कि दर्द दुख साझा था, लिहाजा उस दुख के इजहार के लिए जो अल्फाज हैं वो यकीनी तौर पर कम है। अब ये अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक तवील अरसे के बाद पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब की शक्ल के अंदर एक रिवाइवल होती हुई नजर आ रही है, तो यह कहना गलत नहीं होगा। बिलावल साहब का लाहौर से इलेक्शन लड़ना भी बहुत ही ज्यादा डेयरिंग स्टेप है, एक दलेराना इकदाम है, यह सोचते हुए यह जानते हुए कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन अब माजी जैसी नहीं है। इसके बावजूद अगर बिलावल साहब पंजाब के मैदान में उतर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि इस नौजवान के अंदर ना सिर्फ करंट मौजूद है बल्कि वो चैलेंजेस लेना और चैलेंजेस देना भी जानता है। NA 127 एक मामूली हल्का नहीं है, बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, और यहां पर बिलावल भुट्टो साहब का इलेक्शन लड़ना इस हवाले से भी मानी खेज है कि माजी में यहां ये वाला एरिया जो है ये पीपल्स पार्टी का बहुत ज्यादा गढ़ रह चुका है, और ये एक लोअर मिडिल क्लास और मीडियोकर क्लास का एक हलका है, और यहाँ पर कोई अब ये नहीं है कि एलीट क्लास बर्गर फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, ये एक लोअर मिडिल क्लास का हलका है, और जो पीपल्स पार्टी का हकीकी वोट बैंक है, लिहाजा बिलावल साहब का यहाँ से इलेक्शन लड़ना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब होता ये है कि मियाँ साहब के तो कागज़ PTI वाले जो है वो चैलेंज नहीं करते, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के जो कागजात हैं उनको चैलेंज कर दिया जाता है NA 127 से, और ये बहुत ही ज़्यादा मानी खेज है, और उसके लिए प्ली ये इख्तियार की जाती है कि बिलावल साहब
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसको हेड कर रहे हैं, जिसके सदर हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जबकि बिलावल भुट्टो साहब की अपनी एक जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो उसके चेयरमैन हैं। लिहाजा इलेक्शन रूल्स के तहत एक जमात का रुकन दूसरी जमात की टिकट से उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक वो अपनी जमात को खैरबाद ना कहे और दूसरी जमात के अंदर शामिल ना हो। बड़ा एक टेक्निकल किस्म का ये एतराज उठाया गया है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एतराज अपनी जगह पर दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के लाहौर में आने, लाहौर से इलेक्शन लड़ने और इलेक्शन लड़ने के रास्ते में रुकावट डालने से इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि जनाब अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। ये सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए है। अगर आपको याद हो, आज से चंद रोज पहले मैंने एक वीडियो की थी, बल्कि शायद 2 दिन पहले, और जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लंदन के अंदर जो है एक मुलाकात हुई है और वो अहम तरीन शख्सियात जो अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुंची थी, वहां पर उनकी एक तकरीब में उन्होंने शिरकत की और वहां पर कुछ सियासी और गैर सियासी शख्सियात मौजूद थी और वहां पर नून लीग से ताल्लुक रखने वाले या नून लीग के लिए एक सिंपथी रखने वाले या मुश्तरका दोस्त, उन्होंने उन शख्सियत से ना सिर्फ गुफ्तगू की थी बल्कि उनके सामने जो है वो अपना व्यू पॉइंट रखा था। इस वाले से मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। अब जो जिस गुफ्तगू का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इसका भी उसी के साथ जाकर रेलिवेंस बनती है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जा रही हैं। आज से 2 दिन पहले हम मुस्लिम लीग नून का मॉडल टाउन के अंदर इजलास जारी था और उस इजलास के अंदर जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब भी शरीक थे और उसी इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए जो तरजीही फहरिस्त थी उसको इजरा किया गया था। उस इजलास के अंदर हमजा शहबाज साहब ने बहुत ही ज़्यादा जुमानी गुफ्तगू की थी और इस गुफ्तगू को ये बताया गया कि जनाब इस गुफ्तगू में इनफैक्ट हमजा शहबाज साहब ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि जनाब अगर कोई बंदा खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज़ी है। हमजा शहबाज साहब ने नवाज शरीफ साहब को जो है मुखातब करते हुए ये बात कही थी कि माजी में वो लोग जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए कुर्बानियाँ दी या मुस्लिम लीग नून के लिए डंडे खाए, जेलें काटी, काम किया दिन रात, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मतलब उनका यह था कि वो लोग जो IPP से आए हैं यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से, या वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा, या वो तमाम मुस्लिम लीग नून के मुनहरफ अरकान जो छोड़े गए 2018 के इलेक्शन से पहले छोड़ गए थे फिर वापस आ गए, उनके लिए तो मुस्लिम लीग नून में गुंजाइश है। लेकिन जो इमरान खान के दौरे इक़्तिदार के दौरान मुसीबतें और दुख झेलते रहे थे, उनके लिए पार्टी में किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक बहुत ज्यादा जुल्म की बात है और हमजा शहबाज ने इसके ऊपर ना सिर्फ आवाज उठाई बल्कि उनका यह कहना था कि मियां साहब काम करने वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। खामोशी की जुबान होती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है और उन्होंने कहा कि सुनने वाला कोई नहीं है, समझने वाला कोई नहीं है। मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा रहने वालों को अब नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगरचे मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस बात की तरदीद की है कि जनाब हमजा साहब ने इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं की, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर हमजा साहब ने ये गुफ्तगू की भी है तो उन्होंने हकीकी सिमत में इस बात की तरफ इशारा किया। अब होता क्या है कि जनाब इरफान सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर हैं, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं, कॉलम नवीस भी हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी कुर्बत भी है। अब होता यह है कि ये जो मुलाकात जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब एक टीवी चैनल के अंदर इंटरव्यू देते हैं जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंटरव्यू के दौरान इरफान सिद्दीकी साहब इस बात का इतराफ़ करते हैं, बाज़ाब्ता तौर पर इतराफ़ करते हैं कि मुस्लिम लीग नून ये बात समझती है, मुस्लिम लीग नून ये बात समझती है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर वो इक़दामात नहीं किए गए जो इक़दामात किए जाना चाहते थे। वो तमाम लोग जिनको 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस करार दिया गया था और वो इदारे से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए थी जैसी इदारे के अंदर लोगों के खिलाफ की गई। लिहाजा दिन की रोशनी में जो है वो ये जो है 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत और रात की रोशनी में लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और असूली तौर पर इरफान सिद्दीकी साहब का ये कहना है
کہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یا وہ جماعت یا وہ گروہ جس نے 9 مئی کے واقعات میں فوج کی تنصیبات پر حملہ کیا، ان کو نشانہ بنایا، شہداء کی یادگاروں کا مذاق اڑایا، ان کی توہین کی، ان کے اوپر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عرفان صدیقی صاحب نے مسلم لیگ نون کی طرف سے اس مطالبے کو سامنے لے آئے ہیں کہ جناب یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، اس کو ایک کالا دم تنظیم ڈکلیئر کیا جائے، یعنی یہ انتخابی نشان سے آگے کی چیز ہے۔ وہ مطالبہ ہے جو جناب عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے آیا ہے، میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔ دوسرا ایک اور ہے، وہ بھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو جناب عرفان صدیقی صاحب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ جو 8 فروری کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ان الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے۔ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا کہ اس بات کا اعلان نہ ابھی تک خود نواز شریف نے کیا ہے اور نہ ہی پارٹی کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ الیکشن کے بعد نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور یہ بھی بہت ہی زیادہ منی خیز بیان ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اب تک جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں یا ابھی انہوں نے آنا تھا اس وقت سے لے کر اب تک یہی ایک بیانیہ ہے جو مسلسل جاری ہے کہ جناب مسلم لیگ نون میں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں۔ یہ بات بھی مسلسل جاری ہے کہ نواز شریف 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ بات بھی مسلسل جاری ہے کہ جناب نواز شریف ہی وزیر اعظم ہے، اور یہ مختلف پارٹی لیڈرز اس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب اگر عرفان صدیقی صاحب، جن کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ وہ روزانہ کی بیس پر ناشتے کی میز پر صرف نواز شریف سے ملتے ہیں، اخبارات سامنے رکھتے ہیں، ایک ساتھ چائے پیتے ہیں، اخبار کی 6 سرخیوں کے اوپر، کالمز کے اوپر، اداریوں کے اوپر عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں، عرفان صدیقی صاحب ان کو اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہیں، بیانیہ بنانے کے لیے جناب وہ ان کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں، منشور کمیٹی کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے تو کیا یہ خود عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے مسلم لیگ نون پر ایک حملہ نہیں؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کا ورکر، ووٹر اور سپورٹر، آپ کا خیال ہے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے باہر نکلے گا؟ وہ باہر نکلے گا یا تو نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے نکلے گا یا مریم نواز کے لیے نکلے گا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون میں اگر کسی کا ووٹ ہے تو وہ یا مریم نواز کا ہے یا نواز شریف کا ہے، اور انہی دونوں کے لیے ووٹ نکل سکتا ہے، ان کے علاوہ نہیں نکل سکتا۔ لہٰذا یہ جو بیان ہے یہ بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، خاص طور پر اس موقع پر جب مسلم لیگ نون ان ٹکٹوں کے مرحلوں سے باہر نکل کر باضابطہ طور پر انتخابی میدان میں اترنے جا رہی ہے، انتخابی کیمپین کو لانچ کرنے جا رہی ہے، انتخابی کیمپین ڈیزائن کرنے جا رہی ہے، اور ان کا جو مین کینڈیڈیٹ ہے وزارت عظمیٰ کا، اس کے لیے عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی تک امیدوار نہیں۔ تو کیا یہ مسلم لیگ نون کی خدمت ہے یا عمران خان کی خدمت ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔